सभी अध्यापक वर्ग एवं छात्रों को मेरा प्रणाम। आज हम इस वीडियो में महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडल द्वारा निर्मित कक्षा 12वीं के हिंदी के पाठ्यपुस्तक का परिचय कर लेने वाले हैं। छात्रों, गत वर्ष शिक्षण मंडल ने कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम का नवनिर्माण किया था। इस वर्ष कक्षा 12वीं का पाठ्यक्रम बनाया गया है। किसी भी पाठ्यपुस्तक को बनाते समय ये बात ध्यान में रखी जाती है कि छात्रों की ज्ञान कक्षा और उनके सर्वांगीण विकास को देखा जाता है और इसी दृष्टि से पाठ्यक्रम का चुनाव किया जाता है। अब अगर हम इस कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम को देखें, पुस्तक को देखें, पाठ्यपुस्तक को, तो हमें यह पाठ्यपुस्तक उचित और सार्थक लगता है। किसी भी पाठ्यपुस्तक को अगर समझना हो तो उसके मुखपृष्ठ और मल पृष्ठ को समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो नया पाठ्यक्रम होता है वो पिछली कक्षा के पाठ्यपुस्तक के आगे की विधाओं की जानकारी देने की कोशिश करता है। और इसलिए सबसे पहले हम इस पाठ्यपुस्तक को देखेंगे, उसका परिचय करेंगे और फिर आगे विधाओं का परिचय भी कर लेने वाले हैं। पाठ्यपुस्तक के संपूर्ण परिचय करते समय सबसे पहले हम देखते हैं पुस्तक का मुखपृष्ठ। आपके स्क्रीन के ऊपर पुस्तक का मुखपृष्ठ दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पाठ्यपुस्तक का आईना होता है मुखपृष्ठ। पाठ्यपुस्तक का जितना भी महत्वपूर्ण सारांश होता है वो यहाँ चित्रों के माध्यम से झलकता है। मुखपृष्ठ के ऊपर की हर एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण और संकेतपूर्ण होती है। इसलिए हम मुखपृष्ठ की तरफ सबसे पहले चलते हैं। ऊपर, सबसे ऊपर हिंदी विषय के नीचे युवक भारती बड़ा सा नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये युवक भारती का नाम देना भी एक विशिष्ट प्रकार से संकेतपूर्ण है। युवकों के लिए लिखा गया साहित्य है, इसलिए युवक भारती उसका नामकरण किया गया है। बगल में बाल भारती का प्रतीक चिन्ह दिया गया है। आप देख सकते हो, दो छोटे छोटे नन्हे छात्र पढ़ाई करते हुए दर्शाए गए हैं। बाल भारती का ये बहुत सुप्रसिद्ध प्रतीक चिन्ह है, हर एक पुस्तक पर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसमें भी दो छोटे छोटे नन्हे बच्चे पढ़ाई करते हुए दर्शाए गए हैं। तो ये पढ़ाई के तरफ हमारा रुझान, हमारा ध्यान आकर्षित करना इस चित्र के पीछे, आकृति के पीछे संकेत रहा है। उसके पश्चात आप देखेंगे नीचे अस्पष्ट सी आकृतियों में कुछ पुस्तकें आपको देखने के लिए मिलेंगी। कुछ बंद पुस्तकें हैं और कुछ एक पुस्तक खुली है। इससे भी एक संकेत मिलता है कि पुस्तकों को खोलिए, पढ़ते जाइए, ज्ञान प्राप्त करते जाइए। उसके उपरांत नीचे लाल पार्श्वभूमि में कुछ चित्र दिए गए हैं। उनमें से सबसे सर्वोत्तम चित्र है माँ सरस्वती जी का। हमें उनका आशीर्वाद मिले, हमारा ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ते जाए, इसलिए वो चित्र बीच में दिया गया है। उसके पश्चात जो 8 चित्र दिए गए हैं वो उन महान साहित्यकारों के चित्र है जिन्होंने हमारी राष्ट्रभाषा के साहित्य को आसमान की ऊंचाई तक ले जाने का महान कार्य किया है। ऐसे महानुभावों के प्रति शत शत नमन करने के लिए ही वो चित्र वहां पर दिया गया है। छात्र इन चित्रों को देखकर उनसे साहित्य की रचना की प्रेरणा अवश्य लेंगे, इसलिए वो चित्र वहां पर समर्पक लगते हैं। उसके बाद जितने भी नीचे चित्र दिए गए हैं वो सभी हिंदी के कार्य क्षेत्र को दर्शाने वाले चित्र हैं। हिंदी भाषा कोई सामान्य भाषा नहीं है। हिंदी भाषा जानने वाले व्यक्ति भी
समझने वाले व्यक्ति अपनी योग्यता से अनेक अनेक क्षेत्रों में नौकरी और व्यवसाय का माध्यम चुन सकते हैं। इसलिए वो चित्र, सारे चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। अब एक एक करके चित्र हम देखते हैं। बीच में एक युवक छात्र वक्ता के रूप में खड़ा है, भाषण दे रहा है और कुछ श्रोता बैठकर भाषण सुन रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में, 12वीं के पाठ्यक्रम में मैं उद्घोषक नाम का एक पाठ है। यह चित्र उसी के ऊपर आधारित है। ये मैं उद्घोषक नाम के पाठ में सूत्र संचलन की कला अवगत कराना उसमें सिखाया गया है, समझाया गया है। ये चित्र इसी उद्देश्य से यहाँ पर दिया गया है। बाईं ओर एक स्त्री पाठ्यपुस्तक के संशोधन का कार्य कर रही है। पाठ्यपुस्तक संशोधन करना भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय, बहुत बड़ी नौकरी छात्रों को, अनेक प्रकार की नौकरियां छात्रों को मिल सकती है। ये उसके पीछे का उद्देश्य है। दाईं ओर कंप्यूटर पर टंकन लेखन का कार्य किया जा रहा है। हमारे पाठ्यक्रम में व्यवहारिक हिंदी में ब्लॉग लेखन नाम का एक पाठ है। ये चित्र उसी की महत्ता को दर्शाता है। जब हम पाठ पढ़ेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट होगा। उसी प्रकार नीचे बाईं ओर एक व्यक्ति रेडियो जॉकी की भूमिका अदा कर रहा है। पिछले वर्ष 11वीं कक्षा में रेडियो जॉकी का पाठ, रेडियो जॉकी के संदर्भ में व्यवहारिक हिंदी में जो पाठ था, यहाँ उसे और अधिक स्पष्ट करके अभी छात्रों के लिए इस प्रकार के बहुत सारे व्यवसाय, बहुत सारी नौकरियाँ उपलब्ध है। इसी तौर पर ये चित्र यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद बीच में दूरदर्शन पर वृत्त निवेदिका वृत्तांकन कर रही है। यहाँ भी दो चित्र दिए गए हैं। एक सामान्य वृत्त निवेदिका है जो हम तुम भाषा समझते हैं वो, और दूसरी दिव्यांग की भाषा जानने वाली वृत्त निवेदिका है। वो उसको अनुवादित करके दिव्यांगों को समझे इस प्रकार की संकेत भाषा में वो बताने की कोशिश कर रही है। ये चित्र देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान प्राप्ति पर सबका अधिकार होता है, चाहे वो दिव्यांग क्यों न हो। भले ही उसको सामान्य भाषा समझ में न आए, पर वो संकेत की भाषा में निश्चित रूप से समझ सकता है और वो उसका अधिकार है। ये चित्र इसलिए वहाँ पर दिया गया है। उसके पश्चात एक व्यक्ति का साक्षात्कार दिखाया गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हिंदी सर्वोत्तम स्थान पर है। पत्रकारिता में भी विविध प्रकार के व्यवसाय, विविध प्रकार की नौकरियां उपलब्ध है। बस हमें अपनी भाषा को, हिंदी भाषा को सही तरीके से पढ़ना है, समझना है, अध्ययन करना है और ज्ञान प्राप्ति से हमारा करियर बनाना है। यही मुख पृष्ठ का उद्दिष्ट रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आप देखेंगे कि ये मुख पृष्ठ इतना सुंदर और समर्पक बनाया है कि विविध प्रकार की बातें उसमें एक ही पृष्ठ पर सारी समाई हुई है। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ ये मुख पृष्ठ बड़ा ही समर्पक और अर्थपूर्ण है, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए अब चलते हैं मुख पृष्ठ के बाद मल पृष्ठ की तरफ। आप देखेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर पुस्तक का मल पृष्ठ दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर विविध प्रकार की लिपियां दर्शाई गई है। मराठी, गुजराती, हिंदी, अन्य भाषाएं, उर्दू। ये भाषा के महत्व को समझाती है। ये सारी लिपियां भाषा के महत्व को समझाती है, इसलिए वो ऊपर मोटे तौर पर दी गई है। उसके पश्चात नीचे का चित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीचे जितने भी चित्र दिए गए हैं ये सारे चित्र बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत समर्पक है। देखिए वो कैसे कि ये सारे चित्र जो है वो भाषा के महत्व को इतने सुंदर पद्धति से स्पष्ट करते हैं। भाषा का प्राचीन काल से आधुनिक काल तक का सफर जो है वो सफर यहां पर दर्शाया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे भाषा शिलालेखों पर लिखी जाती थी। तब विविध प्रकार के कागज या किसी और चीज का निर्माण नहीं हुआ था, आधुनिक क्रांति नहीं हुई थी।
शिलालेखों पर भाषा लिखी जाती थी, लिपि लिखी जाती थी। उसके बाद ताम्रपट आए, ताम्रपट के ऊपर लिखा जाता था। फिर विकास की कुछ ऐसी नई अवस्था ने जन्म लिया कि उसके बाद कागज की निर्मित हुई। और आप तो हम सब जानते हैं कि कागज की निर्मित दुनिया के नव निर्माण में मील का पत्थर साबित हुई है, क्योंकि कागज की निर्मित के पश्चात ही हम अपने साहित्य को उसके ऊपर लिखकर सुरक्षित रख सकते थे। तो एक बहुत बड़ा कागज का योगदान जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। फिर कागजों के ऊपर साहित्य लिखा गया, लिपि लिखी गई। उसके पश्चात आधुनिक क्रांति का जन्म हुआ, और आधुनिक क्रांति जो आज हम देख रहे हैं, टंक लेखन आए, उसके बाद टंक लेखन चले गए, उसके पश्चात कंप्यूटर आए, और आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर में हम अनेक प्रकार की भाषाएं, दुनिया की लगभग सभी भाषाएं टंकित कर सकते हैं और उसको सुरक्षित रख सकते हैं। लिपि को सुरक्षित रख सकते हैं, भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं, साहित्य को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रकार विकास की ये सारी अवस्था दर्शाना ही मलपृष्ठ का मुख्य उद्दिष्ट रहा है, ऐसा हम निश्चित रूप से कहते हैं। बहुत ही समर्पक और सुंदर मलपृष्ठ भी यहाँ है। तो अब हमने यहाँ तक मुखपृष्ठ और मलपृष्ठ की जानकारी ली है। अब हम चलते हैं आगे पाठ्यपुस्तक की अनुक्रमणिका और उसके विभागानुसार जानकारी हम देखते हैं। हम थोड़ा अनुक्रमणिका को जल्दी से देख लेते हैं। हमने सारे अनुक्रमणिका के अंदर पाठ के नाम, विधाएं, रचनाकार के नाम, ये सब चीज़ें हम लोग आगे जो विभाग के अनुसार हमें देखना है वहाँ पर हम देखेंगे ही, पर थोड़ा सा जल्दी में हम इसको देख लेते हैं कि पाठ का नाम दिया गया है अनुक्रमणिका में, उसके बाद में विधाएं दी गई है, कौन सी विधा में वो पाठ या कविता या साहित्य आता है, उसके बाद रचनाकार का नाम दिया गया है। ये पन्ना नंबर 1 है अनुक्रमणिका का। दूसरा पन्ना नंबर है, उसके ऊपर विशेष अध्ययन हेतु जो पाठ है कनुप्रिया वो दिया गया है, व्यवहारिक हिंदी में कौन कौन से पाठ आएंगे वो दिए गए हैं, और परिशिष्ट दिया गया है। तो अनुक्रमणिका का ये दूसरा भाग था, दूसरा पन्ना हमने देखा। अब आगे चलते हैं गद्य विभाग की तरफ। मुख्य रूप से 12वीं के पाठ्यक्रम को 5 विभाग में विभाजित किया गया है। पहले विभाग में गद्य, तो गद्य की जानकारी हम लेते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर गद्य दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से गद्य पूछे जाएंगे और पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रम में कौन कौन से गद्य है। दूसरा गद्य, दूसरे क्रमांक का गद्य है निराला भाई, सुप्रसिद्ध महादेवी वर्मा साहित्यकार, उन्होंने लिखा है। संस्मरण है ये पाठ, निराला जी का संस्मरण यहाँ स्पष्ट किया गया है। अत्यंत सुंदर पाठ है, जब हम प्रत्यक्ष रूप से इस पाठ को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। दूसरा, चौथे क्रमांक का पाठ दिया गया है आदर्श बदला, सुदर्शन जी ने उसको लिखा है। कहानी है ये, कहानी विधा का परिचय यहाँ पर हमारा होगा, संस्मरण का परिचय हुआ। उसके बाद छठा पाठ जो है पाप के 4 हथियार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा हुआ है निबंध, इसको हमें पढ़ना है गद्य विभाग में। 8वें क्रमांक पे जो पाठ है सुनो किशोरी, आशा रानी होरा का पत्र है, ये हमको पढ़ना है। उसके पश्चात 10वें क्रमांक का पाठ है ओझोन विघटन का संकट। ओझोन विघटन का संकट डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी ने लिखा है, ये लेखपरक साहित्य है। उसके बाद 11वें क्रमांक पर कोख जाया वैद्यनाथ झा का अनुवादित साहित्य, ये भी हमको यहाँ पर पढ़ना है। अब चलते हैं पद्य विभाग की तरफ, विभाग क्रमांक 2। पहला पद्य है नवनिर्माण, त्रिलोचन जी ने लिखा है चतुष्पदी। पिछले वर्ष में 11वीं कक्षा में हमने त्रिवेणी पढ़ा था, अब चतुष्पदी हमें पढ़ना है। तीसरे क्रमांक की कविता है सच हम नहीं सच तुम नहीं, डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखी, नई कविता की धारा में यह कविता आती है, ये पाठ्यक्रम में हमको पढ़नी है। 5वें क्रमांक की कविता में 2 कविताएं दी गई है, एक पद और एक दोहा। पद लिखे हैं गुरु नानक जी ने, गुरुबानी ने, और रुंद के दोहे जो है वह रुंद जी ने लिखे हैं। दोहा इस पद्य में वो आता है। 7वें क्रमांक की कविता है पेड़ होने का अर्थ, डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने लिखा है, और नई कविता की धारा में यह कविता आती है। 9वें क्रमांक की
कविता कैलाश सेंगर जी ने लिखी हुई है, शेर, जो चुनिंदा शेर के नाम से पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। और 12वें क्रमांक की कविता जो है सुनू रे सखिया, ये लोकगीत है, लोकगीत की धारा में आने वाली कविता है। और एक कविता उसमें है कजरी नाम से। ये 2 छोटी छोटी कविताएं लोकगीत, अर्थात इनको लोकगीत कहेंगे हम, लोकगीत हमको पढ़ने के लिए है। तो वैसे हमने देखा कि गद्य और पद्य में इस प्रकार का पाठ्यक्रम समाविष्ट किया गया है। अब यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि गद्य और पद्य को विभाजित करते समय में जो कुछ विशेष अध्ययन हेतु या फिर व्यवहारिक हिंदी में आने वाले पाठ है वो भी गद्य और पद्य में आएंगे, परंतु उनका विभाजन यहाँ नहीं किया जा सकता है। वो उनका विभाजन पाठ्यक्रम के अनुसार वहाँ किया जा सकता है जहाँ उनको उस विभाग में दिया गया है। तो अब 5 विभागों में से हमने पहला गद्य का और दूसरा पद्य का विभाग देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। अगले विभाग में विशेष अध्ययन हेतु एक काव्य पूछा गया है, काव्य दिया गया है पाठ्यक्रम में, जिसका नाम है कनोप्रिया। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने लिखी हुई ये काव्य की कृति है। तो ये विशेष अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम में समाविष्ट की गई है। हम समझ सकते हैं विशेष अध्ययन हेतु अर्थात कुछ विशेष इसका उद्दिष्ट रहा होगा साहित्य का, इसलिए विशेष अध्ययन हेतु इसको यहाँ पर समाविष्ट किया गया है। उसके पश्चात अगले विभाग की तरफ चलते हैं। अगले विभाग में व्यवहारिक हिंदी में जो पाठ दिए गए हैं वो पाठ यहाँ पर आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर। 14वें क्रमांक का पाठ पल्लवन डॉक्टर दयानंद तिवारी ने लिखा हुआ है, जो कि एकांकी के विधा को स्पष्ट करता है, एकांकी विधा से यह संबंधित है। दूसरा पाठ जो है वह कहानी विधा से संबंधित है, 15वें क्रमांक का, जिसका नाम है फीचर लेखन। डॉक्टर बीना शर्मा ने उसको लिखा है। 16वें क्रमांक का पाठ मैं उद्घोषक, जो कि हमने पहले चर्चा की थी, आनंद सिंह ने लिखा हुआ है आत्मकथा के रूप में। तो आत्मकथा से भी परिचित हो जाते हैं हम यहाँ। 17वें क्रमांक का जो पाठ दिया गया है ब्लॉग लेखन, जिसमें प्रवीण बरदापुरकर जी ने उसको लिखा है। आलेख लेखन का कार्य उन्होंने किया है। यह आलेख लेखन भी हमें पढ़ना है आगे। और 18वें क्रमांक में प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी ने शोधपरक लेख जो लिखा हुआ है वो भी हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो इस प्रकार हमने ये विभाग देख लिया। अब आगे चलते हैं व्याकरण विभाग की तरफ। व्याकरण में पिछले वर्ष हमने जो रस देखे थे उनको छोड़कर अब इस वर्ष कौन कौन से रस हमको पढ़ने हैं, उसमें पहला है रसों का राजा, श्रृंगार, श्रृंगार रस, शांत रस, बीभत्स रस, रौद्र और अद्भुत रस। अलंकार में हमको पढ़ने हैं अर्थालंकार, वाक्य शुद्धिकरण 3रे क्रमांक पर, 4थे क्रमांक में काल परिवर्तन पढ़ना है और 5वें क्रमांक के भाग में मुहावरे ये पढ़ने हैं। तो इस प्रकार व्याकरण विभाग भी हमने यहाँ पर देख लिया है। इन 5 पूरे विभाग की जानकारी हमको पूर्ण वर्ष भर में लेनी है।